गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारे जो सिद्धांत है शक्ति के, जिसमें वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। आज इसके आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है नारीवादी सिद्धांत। इसके बारे में हम विवेचन करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि समाज में जो शक्ति है उसका आधार लैंगिक है। और समाज में जो पुरुष वर्ग है वो शक्ति संपन्न है, और ये शक्ति संपन्न वर्ग जो है ये महिलाओं पर शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार भी समाज के अंदर दो वर्ग माने गए हैं लैंगिक आधार पर, एक पुरुष और एक स्त्री। और जो पुरुष वर्ग है ये महिलाओं पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो नारी मुक्ति जो है उसके अनेक आंदोलन जो थे वो प्रारंभ हुए थे, परंतु भारत में महिलाएं जो हैं उनको वोट देने का अधिकार और समानता के अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। मतलब प्रारंभ में महिलाएं जो हैं उनको ना तो वोट देने का अधिकार प्राप्त था और न ही एक समानता का अधिकार उनको प्राप्त था। अतः भारतीय अवधारणा जो है वो नारी मुक्ति की अवधारणा मांग नहीं है, बल्कि ये नारी की स्वाधीनता का समर्थन करती है। मतलब इस नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नारी जो है उसकी स्वाधीनता की मांग का समर्थन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत आता है वो आता है बहुलवादी। देखो, बहुलवादी सिद्धांत जो है इसमें क्या माना जाता है, जैसे अभी तक अपन ने तीनों जो सिद्धांत पढ़े हैं उन तीनों सिद्धांतों में हमने ये देखा कि समाज के अंतर्गत दो वर्ग रहे हैं, एक शक्ति संपन्न वर्ग और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो बहुलवादी सिद्धांत है वो उपरोक्त जो तीनों सिद्धांत हैं उनसे अलग है और ये मानता है कि समाज में शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता है, कोई एक वर्ग नहीं होता है, बल्कि शक्ति जो है वो अनेक समूहों के अंदर बटी होती है। और लोकतंत्र में भी आप देखेंगे, लोकतंत्र में जो विभिन्न समूह हैं वो क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो सार्वजनिक हितों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये जो बहुलवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि जिस व्यक्ति के पास में शक्ति नहीं है, अर्थात जो शक्तिहीन व्यक्ति है, उसको शक्ति संपन्न बनाया जाए और समाज में समानता कायम की जाए। मतलब ये नहीं है कि कोई एक वर्ग जो है वो शक्ति संपन्न हो और दूसरे वर्ग के पास में शक्ति ना हो। ये इस बात में विश्वास रखता है कि शक्तिहीन व्यक्ति को भी शक्ति दे करके समाज में समानता कायम करनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपके दोनों सिद्धांत पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है सत्ता का। देखिए, सत्ता का अर्थ जो है ये है शक्ति प्लस वैधता इज इक्वल टू सत्ता। मतलब जब शक्ति जो है उसके साथ में वैधता जुड़ी होती है तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो सत्ता है ये आधुनिक जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो इसके अर्थ में आपको लिखना है कि सत्ता जो होती है वो किसी व्यक्ति का, संस्था का, नियम का या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण से उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, किसी गुंडे के आदेशों का पालन करना उसकी शक्ति के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर हम किसी गुंडे के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वो हम किसके आधार पर करते हैं, क्योंकि वो पावरफुल है, वो गलत प्रयोग कर सकता है हम पर अपनी शक्ति का, इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। लेकिन अगर अपन देखें यातायात पुलिस के इशारे पर, अगर आप यातायात पुलिस के इशारे पर रुक जाते हैं, चलते हैं, तो वो सत्ता का प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि जब शक्ति के साथ वैधता, वैधता मतलब कानूनी दृष्टि से उस व्यक्ति को जो शक्ति मिली है वो उसको कानूनी दृष्टि से प्राप्त हुई है, तो वो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। आगे इसकी परिभाषाएं हैं। जैसे वायस्ट्रेड ने कहा है कि सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। मतलब संस्था हमको अधिकार प्रदान करती है शक्ति का प्रयोग करने का। हेनरी फेयोल जो है उन्होंने ये माना
कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है। अर्थात जो व्यक्ति सत्ता में होगा वो आदेश दे भी सकता है और आदेशों का पालन भी करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है सत्ता पालन के आधार कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट सत्ता पालन का जो आधार है वो है विश्वास। देखो, सत्ता पालन का सबसे इम्पॉर्टेंट आधार जो होता है वो होता है विश्वास। विश्वास किसका? जब अधीनस्थ व्यक्ति अपने सत्ताधारी पर विश्वास रखते हैं, और विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों का पालन व्यक्ति उतनी ही आसानी से करेगा, उतनी ही सरलता से करेगा और उसको शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्ता पालन का इम्पॉर्टेंट आधार जो है वो होता है विश्वास। दूसरा है एकरूपता। विचारों में अगर और आदर्शों में अगर एकरूपता होगी तो भी लोग जो हैं वो स्वतः ही आज्ञा पालन करेंगे। इसी कारण आप देखते हो जैसे कई बार उदारवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, इन सबको लोग सही मानते हैं तो ये व्यवस्थाएं जो हैं ये चली आ रही हैं देश के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचारों में एकरूपता से भी सत्ता जो है या स्वतः ही आज्ञा पालन जो है वो करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकहित। देखो, लोकहित जो है वो भी सत्ता के पालन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। अगर हम केवल दंड के आधार पर ही किसी चीज़ को समझते होते तो कानून जो है कई बार उनमें हमेशा ही हमको दंड मिलता, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि राज्य के कानूनों का पालन केवल इसलिए नहीं करते हैं कि अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि टैक्स जमा करवाना है या फिर हम यातायात के नियमों का जो पालन करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? लोकहित में आती हैं। मतलब ये चीज़ें इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक है। अगर आज अपन टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार जो है वो किस प्रकार से अपने लिए कार्यक्रम चलाएगी? उन्हीं पैसे से तो चलाएगी, टैक्स भरेंगे तभी तो इसलिए क्योंकि ये जन कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए भी हम इनका पालन करते हैं। नेक्स्ट है दबाव। अनेक बार दबाव जो है वो शक्ति पालन कराने का आधार होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर ये जितने भी कारक मैंने आपको बताए हैं, जितने भी तत्व बताए हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसकी भाषा समझते हैं? केवल दमन की भाषा समझते हैं, दबाव की भाषा समझते हैं, इसलिए उन पर दबाव का प्रयोग करके ही उनसे सत्ता पालन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसके 4 रूप। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है सत्ता के रूप कौन कौन से हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो है, देखो ये ध्यान रखेंगे कि मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने सत्ता के 3 रूपों का उल्लेख किया था। फर्स्ट परंपरागत सत्ता। ये परंपरागत सत्ता जो है ये प्राचीन जो परंपराएं, जो इतिहास हैं उसमें चली आ रही हैं, और वंश परंपरा जो है, व्यक्ति की वंश परंपरा, उसका आधार है ये सत्ता। इस सत्ता का आधार ये वंश परंपरा होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि घर में वृद्ध जन की सत्ता है। वृद्ध जन की सत्ता का तात्पर्य क्या है कि ये सत्ता, वो लोग ये चाहते हैं कि ये सत्ता बनी रहे, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हितों में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तित नहीं करना चाहते, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। तो ये परंपरागत सत्ता का रूप है। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्माई सत्ता जो है इसके अंतर्गत ये व्यक्ति के गुण पर और उसके चमत्कार पर आधारित होती है। जब व्यक्ति उनके चमत्कारों से प्रभावित होता है तो वो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे आप इसमें महात्मा गांधी को देख सकते हैं, इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, मोदी को देख सकते हैं। ये सब करिश्माई नेतृत्व के या करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी और तर्क संगत सत्ता। देखो, इस सत्ता का आधार पद होता है। उस पद में जो कानूनन जो सत्ता निहित होती है वो किसको मिल जाती है? जो उस पद को प्राप्त करता है, और वो व्यक्ति जो है वो उस सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे शिक्षक की सत्ता है, कलेक्टर की सत्ता है, प्रधानमंत्री की सत्ता है, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो और अगर वो व्यक्ति करिश्माई नेतृत्व का है, चमत्कारी व्यक्तित्व का है, तो फिर वो असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से 3 जो है इसके रूप हैं। और वेबर ने ये भी स्वीकार किया है कि आप अगर देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि समाज में आपको एक ही सत्ता का प्रकार मिलेगा, बल्कि ज़्यादातर इसका मिला जुला रूप जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। और समाज जो है उसमें सभ्यता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी भी होता है कि जो भी सत्ताधारी है उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जाए, उस पर कुछ सीमाएं भी लगाई जाए, जिससे कि वो मनमाने तरीके से कोई व्यवहार ना कर सके। इसीलिए आप देखते हो कि देश में संवैधानिक कानून होते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के मूल्य हैं, परंपराएं हैं, ये भी क्या करती हैं, सत्ताधारी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक वैध